2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आई थी। अगर ऐसा कुछ होता है 2 सीटों पर लड़ते हैं चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो नारनौल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ राव इंद्रजीत का पेच फंसा हुआ है। वो 7 टिकट्स चाहते थे, उनमें बावल भी हो सकता है वो अपने किसी और वर्कर को एडजस्ट करना चाहते हो, इसलिए राव इंद्रजीत से जो बातचीत चल रही भाजपा। और हिंदू वोट्स पर जो अच्छी खासी पकड़, वहाँ हर्ष कुमार पहले कई बार विधायक भी रहे हैं, उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो इसलिए भाजपा वहाँ दुविधा में फंसी। पहली लिस्ट से तो ये लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की बिल्कुल नहीं चल रही है। उन्होंने जिस प्रत्याशी का नाम दिया, चाहे वो मजबूत था, उस प्रत्याशी की टिकट पर कैंची चली है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। रोहतक में मनमोहन गोयल, तो अब क्या होगा? तो आरएसएस जो बैक कर रही है वो होलीघाट हॉस्पिटल के डॉक्टर आदित्य बत्रा को कर रही है। यहाँ जिंदल परिवार अब बैक करेगा, वहाँ सौदेबाजी हो सकती है। इंडिया बुल्स की मालकिन है, धनाडी हैं, पूर्व में विधायक, चेयरमैन सब कुछ रही हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिश्तेदारी भी है। मुझे लगता है कि यहाँ कृष्णा गहलोत पर विचार कर रही है भाजपा। एक और यदि ग्रास रूट वर्कर्स पर भाजपा जाना, तो शायद वीरेंद्र चोटीवाला एक और वहाँ पर उम्मीदवार जिस पर विचार कर रही है भाजपा। असंध में भाजपा के पास केवल 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो अपने पुराने विधायक, जिस प्रकार ने भाजपा ने ये रणनीति पर काम किया है, अपने पुराने विधायकों को लेकर आए हैं, जैसे कि तेजपाल तंवर को सोना से दोबारा रिपीट, संतोष सारवान को दोबारा लेकर आए, कई विधायकों को, विपुल गोयल को और शायद राव नरबीर को, इनको दोबारा लेकर आए हैं। इसी प्रकार मुझे लगता है बख्शीश सिंह विर्क या फिर जिलेराम शर्मा, जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। और मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करने के बाद जिसमें 67 नाम है, तो बाकी बची 23 सीटों पर बीजेपी किस रणनीति के तहत, क्या कास्ट कंपोजिशन को साध करके, कैसे अगली जो लिस्ट आएगी वो किन लोगों की होगी, कौन हो सकते हैं? क्योंकि जैसे ही 67 लोगों की लिस्ट आई है, नाराज़गी भी है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कुछ लोग उनको जिताऊ प्रत्याशी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत सारे रिएक्शंस हैं। बाकी बची 23 की लिस्ट, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, जो 23 की लिस्ट बच गई, अब 67 में जो रिएक्शन आया हमने देखा, तो आपको क्या लगता है कि 23 में अब बीजेपी क्या ध्यान रखने वाली है? देखिए, बीजेपी सबसे बड़ा ध्यान तो यही रखेगी, जैसे ही पहली लिस्ट आई और इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, कि बागी कौन हो सकता है, उन्हें बागी होने से कैसे रोकना है, उन टिकट किस प्रकार से एडजस्टमेंट करनी है, ये सबसे बड़ी बात है जी। जो 23 लिस्ट हैं, उस 23 की लिस्ट, उसमें से नारायणगढ़ सबसे पहले है। वैसे तो मुख्यमंत्री कभी खुद ने पहला चुनाव यहीं से लड़ा था, तो नारायणगढ़ में क्या लगता है? देखिए, होल्ड किया गया है, वहाँ शैली चौधरी काफ़ी मजबूत हैं, इसलिए ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, पूरे हरियाणा पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसे होल्ड किया गया। अभी भाजपा के पास ऐसा कोई जिताऊ चेहरा, मजबूत प्रत्याशी है भी नहीं। पुंडरी में लगातार जो इतिहास रहा है वो निर्दलीय विधायकों के जीतने का है, पर वहाँ जो शॉर्ट लिस्टेड पैनल है उसमें दिनेश कौशिक का नाम था, पर डिक्लेयर नहीं किया गया। क्या कारण रहे वो, अब भाजपा किस रणनीति पर काम कर रही है कि वहाँ किसी प्रकार की बगावत ना हो, किस लिए उस नाम को होल्ड किया गया। असंध में भाजपा के पास केवल 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो अपने पुराने विधायक, जिस प्रकार ने भाजपा ने ये रणनीति पर काम किया है, अपने पुराने विधायकों को लेकर आए हैं, जैसे कि तेजपाल तंवर को सोना से दोबारा रिपीट, संतोष सारवान को दोबारा लेकर आए, कई विधायकों को, विपुल गोयल को और शायद राव नरबीर को, इनको दोबारा लेकर आए हैं। इसी प्रकार मुझे लगता है बख्शीश सिंह विर्क या फिर जिलेराम शर्मा, जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, और ये ऐसे शख्स हैं जो जमानत बचाने
जितने भी वोट नहीं ले पाए थे और विधायक चुने गए थे ये हजका की टिकट पर 2009 में, ये 2 ही ऑप्शन हैं, इनसे अलावा मुझे नहीं। गन्नौर सबसे जो मुझे हतप्रभता वाली बात लगी वो यही लगी कि गन्नौर में देवेंद्र कादियान का नाम, जो काफ़ी समय से ये मनोहर लाल खट्टर के लाडले चहीते भी हैं, और जो मुझे पहली लिस्ट आई और दूसरी लिस्ट आती दिख रही है उसमें मनोहर लाल खट्टर के चहीतों पर कैंची चली है, कहीं ये कैंची देवेंद्र कादियान पर भी ना चल जाए, इसलिए इस सीट को होल्ड किया गया। राई में पेच फंसा हुआ है। मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। वो बोले कि मैं पूरे प्रदेश में सीटों पर घूमकर पार्टी का प्रचार करूंगा, पर यहाँ पर 2 ही ऑप्शन बचते हैं। कृष्णा गहलोत इंडिया बुल्स की मालकिन हैं, धनाढ्य हैं, पूर्व में विधायक, चेयरमैन सब कुछ रही हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिश्तेदारी भी है। मुझे लगता है कि यहाँ कृष्णा गहलोत पर विचार कर रही है भाजपा। एक और यदि ग्रास रूट वर्कर्स पर भाजपा जाना तो शायद वीरेंद्र चोटीवाला एक और वहाँ पर उम्मीदवार जिस पर विचार कर रही है भाजपा, मुझे लगता है कृष्णा गहलोत के साथ जाना चाहेगी भाजपा। और बड़ौदा में तो योगेश्वर दत्त पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे लगता है योगेश्वर दत्त इस बार बड़ौदा से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, वो गोहाना की ट्राई कर रहे थे। गोहाना में अरविंद शर्मा को एडजस्ट किया गया है, तो लग रहा है मुझे बड़ौदा जो भाजपा के पास ऐसा कोई जिताऊ चेहरा नहीं है। भाजपा इस बार ब्राह्मण की बजाय जाट समाज से प्रत्याशी लाना चाहती है। यहाँ पर 2 विकल्प आज की डेट में मौजूद हैं भाजपा के पास, प्रदीप सांगवान और भूपेंद्र मलिक, पर ये दोनों ही इतनी टक्कर देते नहीं दिख रहे। यहाँ भाजपा कांग्रेस के किसी बागी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कांग्रेस की टिकट ऐलान होने के बाद ही बड़ौदा में भाजपा की टिकट का ऐलान होगा। अच्छा, और इधर जुलाना में भी भाजपा के पास ऐसा कोई जिताऊ प्रत्याशी है नहीं। वैसे भाजपा के पास 4 ऑप्शंस हैं। डॉक्टर सुरेंद्र राठौर जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन करवाई गई, संदीप लोहान इनके पुराने आरएसएस कैडर कार्यकर्ता हैं, देश के बड़े किसानों में इनका नाम है। तो विचार अगर ब्राह्मण प्रत्याशी की ओर जाना हुआ, जो कि मुझे अब संभावना कम लगती है, क्योंकि जींद जिले में 2 ब्राह्मण प्रत्याशी पहले ही ऑलरेडी आ चुके हैं, अब जाट समाज से प्रत्याशी आता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट लिस्टेड 2 ही नाम डॉक्टर सुरेंद्र राठौर या संदीप लोहान में से। नरवाना रिजर्व देखिए, यहाँ रामनिवास सुरजाखेड़ा की ज्वाइनिंग भी रुक गई थी किसी केस को लेकर। मुझे लगता है कि यहाँ रामनिवास सुरजाखेड़ा से यदि बात नहीं बन पाती है तो यहाँ कृष्ण बेदी काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं। वो भाजपा से शाहबाद में विधायक रहे हैं 2014 से 2019 तक। वो काफ़ी समय एक्टिव भी रहे नरवाना में, और जो वाल्मीकि कैंडिडेट रामनिवास सुरजाखेड़ा, इनकी जगह रिप्लेस भी हो सकते हैं कृष्ण बेदी। तो हो सकता है कि कृष्ण बेदी या रामनिवास सुरजाखेड़ा। डबवाली में मुझे आदित्य देवीलाल का नाम पहली लिस्ट में केवल सिंगल पैनल नेम था, फिर भी डिक्लेयर नहीं हुआ। यहाँ भी जो शंका बढ़ती है कि क्यों नहीं आया पहले। उन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है अपने चेयरमैन की पोस्ट से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? तो कुछ मैं अभी कह नहीं सकता, ये अंदर की बात है, पर जो डाउट इसी से ही हो जाता है कि पहली लिस्ट में नाम नहीं आया। सिरसा गोपाल कांडा ही लग रहे हैं। देखिए, पहली जो लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके भाई लड़ना चाहते थे फतेहाबाद से या रानिया से, वहाँ भी नाम आया। तो ये एक संशय की बात बनी हुई है, क्या खिचड़ी पक रही है गोपाल कांडा। एलनाबाद में मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा 2 मजबूत ऑप्शंस हैं। पिछली बार गोविंद कांडा लिटिल बिट मार्जिन से हारे थे, परंतु मीनू बेनीवाल काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं। तो क्या भाजपा की रणनीति जाट समाज से प्रत्याशी लाना चाहती है या नॉन जाट
प्रत्याशी लाना चाहती है, ये पेच फंसा हुआ है, या कांडा बंधुओं से अभी पूरी तरह से सौदेबाजी तय नहीं हो पाई है, इसलिए प्रत्याशी हो। एलनाबाद से एक महिला भी है, नताशा सियाग, जो डिस्ट्रिक्ट जिलाध्यक्ष भी है, और हमारे एक पत्रकार साथी है, उनकी वाइफ भी है। तो रोहतक में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हिसार और रोहतक एक तो बनिया परिवार को मिलेगी, तो अब वहाँ से बनिया को नहीं मिली। क्या रोहतक में मनीष ग्रोवर परिवार की बात चल रही थी, बनिया प्रत्याशी तो कमल गुप्ता ऑलरेडी प्रत्याशी हैं। यहाँ पर बात चल रही थी जिंदल परिवार, दो या तो हिसार में सावित्री जिंदल या शालू जिंदल या फिर रोहतक में मनमोहन गोयल। तो अब क्या होगा? तो आरएसएस जो बैक कर रही है वो होलीघाट हॉस्पिटल के डॉक्टर आदित्य बत्रा को कर रही है। यहाँ जिंदल परिवार अब बैक करेगा, वहाँ सौदेबाजी हो सकती है कि सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं लड़ना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरे पास जो सोर्सेज आए हैं, ये एसटीवी हरियाणा न्यूज़ ने इस तरह की कोई खबर चलाई है। मेरे से पर्सनल कोई बात नहीं हुई सावित्री जिंदल जी की, मैं वैसे बता रहा हूँ। एसटीवी हरियाणा से एक न्यूज़ जो वायरल हो रही है कि सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया जी। भास्कर में भी खबर आई, कई जगह मीडिया में फ्लैश हुई है ये खबर। महेंद्रगढ़ से भी पेच फंसा हुआ है। भाजपा अपने पुराने एक चेहरे रामविलास शर्मा को किस प्रकार दरकिनार करके एसडीएम संदीप सिंह पर दांव खेल सकती है। यहाँ वो जाट हैं, क्योंकि हमें एक बार हम गलती से उनको यादव बोल देता तो हमें काफ़ी ट्रोल किया गया था, तो हम माफ़ी मांगते हैं, और वो जाट हैं भाई। हाँ, तो देखिए, एसडीएम संदीप सिंह मजबूत चेहरे हैं। वहाँ रामविलास शर्मा की टिकट किस प्रकार, उन्हें क्या देकर, किस प्रकार मनाकर उनकी टिकट पर कैंची चलाई जा सकती। तो हाँ, पहली लिस्ट में आना चाहिए था रामविलास शर्मा, तो शायद सबसे पुराने बीजेपी। नारनौल देखिए, नारनौल में ना सैनी समुदाय का अच्छा खासा वोट है। मेरे पास जो इंटरनल इनपुट्स आए थे उसमें 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आई थी। अगर ऐसा कुछ होता है, 2 सीटों पर लड़ते हैं चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो नारनौल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं जी। उसके बाद बावड़। देखिए, बावल में बनवारी लाल की टिकट डिक्लेयर ना करना, उनके 2 बार के विधायक भी, मंत्री भी, तो अचानक मुझे हतप्रभता तो हुई, क्यों नहीं पहली लिस्ट में बनवारी लाल। यहाँ कुछ ना कुछ राव इंद्रजीत का पेच फंसा हुआ है। वो 7 टिकट्स चाहते थे, उनमें बावल भी हो सकता है वो अपने किसी और वर्कर को एडजस्ट करना चाहते हो, इसलिए राव इंद्रजीत से जो बातचीत चल रही भाजपा, उसके कारण ये टिकट। दूसरी रिजर्व सीट पटौदी भी उन्हीं के जो लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ पर भी जो सत्य प्रकाश जरावता के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही थी, उनकी टिकट पहले ही बात चल रही थी कटेगी। पर बनवारी लाल जी के साथ मुझे अभी भी यकीन है कि बनवारी लाल जी रिपीट होंगे सत्य प्रकाश जरावता की टिकट। ये तो, और मुस्लिम डोमिनेट सीट नूहू, फिरोजपुर, जिरका, पुन्हाना। भाजपा के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी नहीं है। केवल नूहू में जाकिर हुसैन के चुनाव लड़ने की संभावना है। जो फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना भाजपा के, कांग्रेस के बागियों पर दांव खेल सकती है। हथीन, देखिए, जो हथीन भी एक अच्छी डोमिनेट मेव बाहुल्य सीट है, लगभग 40% यहाँ मेव वोट्स हैं। पर यहाँ कांग्रेस यदि हर्ष कुमार के ऊपर दांव खेलती है तो भाजपा की डबल यहाँ पर माइंडेड हो जाती है कि मेव कैंडिडेट पर दांव खेलना भाजपा की रणनीति में सूट नहीं करता। और हिंदू वोट्स पर जो अच्छी खासी पकड़, वहाँ हर्ष कुमार पहले कई बार विधायक भी रहे हैं, उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो इसलिए भाजपा वहाँ दुविधा में फंसी। और 22वीं होडल और 23वीं फरीदाबाद एनआईटी। देखिए, फरीदाबाद एनआईटी में पेच फंसा हुआ है। देवेंद्र चौधरी जो कृष्ण पाल गुर्जर के सुपुत्र हैं, और नरेंद्र भगाना, दोनों गुर्जर समुदाय से हैं। इन 2 में से ही किसी एक को टिकट दी जाएगी, इसलिए इस सीट को होल्ड किया गया है। और होडल
जो सीट है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे, उन्हें लूज कैंडिडेट नहीं देना चाहती भाजपा, तो इसलिए शायद जगदीश नायर वर्तमान के विधायक है, उनकी टिकट कट भी सकती है। एंटी इनकमेंसी को काटने के लिए किसी नए चेहरे पर भी दांव खेल सकती है, उनकी टिकट रिपीट। जी, तो 23 के जो आपने नाम सजेस्ट किए, क्या जिस पैटर्न से अभी दिए गए हैं उसी पैटर्न से आपको लगता है कि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम भी आए हैं जो चौंकाने वाले हैं, रोहतक एरिया में खास करके कुछ एक ऐसे हैं सिटिंग विधायकों के भी काटी गई है टिकट, कुछ ऐसे पावरफुल थे जो मान के चले थे कि इनकी टिकट कौन काट सकता है, उनकी भी टिकट काट दी गई है। बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट बहुत किया, तो 23 में आपको लगता है कि कोई मतलब इसी तर्ज पे आएगी या कुछ दबाव में होगी बीजेपी? 23 में देखिए, मैं एक दबाव तो भाजपा पर पहली लिस्ट के बाद है कि बागियों को किस प्रकार से संभालना है। बागी होने की संभावना भाजपा में अब खुली बगावत के सुर शुरू हो। पिछले 2 चुनावों में ऐसा कुछ नहीं था। पहले जो 2014 का चुनाव था उसमें भी लोग भाजपा की टिकट आ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, ले रहे थे। पिछले चुनाव में भी ऐसा कुछ बगावत के सुर नहीं देखने को मिले। इस बार भाजपा में जो खुली बगावत हुई है, इसका भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा। चल किसकी रही है? खट्टर की चल रही है, अमित शाह की चल रही है, आरएसएस की चल रही है, मोदी की चल रही है, किसकी चल रही है? देखिए, पहली लिस्ट से तो ये लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की बिल्कुल नहीं चल रही है। उन्होंने जिस प्रत्याशी का नाम दिया, चाहे वो मजबूत था, उस प्रत्याशी की टिकट पर कैंची चली है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। देखिए, राव नरवीर उनके धुर विरोधी, उन्हें टिकट दी गई। पिछली बार इन्हीं का नाम था कि विपुल गोयल, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, सभी अपनी टिकट से, और जो इनके करीबी वो टिकट एडजस्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की जो लिस्ट है उसको बिल्कुल दरकिनार किया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी बाकी बची बीजेपी की 23 सीटें। आपको, आपकी अगर राय इसमें कुछ अलग है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। कथुरिया साहब, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।